इस वीडियो में हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है? तो ऐसा कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंगदैर्ध्य सबसे लंबी होती है? तो वो होती है अवरक्त। जो अवरक्त किरणें हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी जो तरंगदैर्ध्य होती है वो क्या होती है? सबसे लंबी होती है। और इसका उपयोग कहाँ पर होता है? जो रिमोट होते हैं हमारे टीवी वाले, उसमें इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, रेडियो तरंगों के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें आयंस की जरूरत पड़ती है। तो आयन कहाँ रहेंगे? आयन मंडल में रहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते, क्यों? तो जो टेलीविज़न होते हैं हमारे, उसके जो सिग्नल होते हैं एक निश्चित दूरी तक ही हमें मिलते हैं, उसके बाद उसका सिग्नल हमें नहीं मिलता। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते। जैसे पृथ्वी गोल है तो हमें एक निश्चित दूरी तक ही मिलेगी, इसके आगे हमें वो सिग्नल प्राप्त नहीं होगी क्योंकि इसकी वक्रता के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है रडार का प्रयोग। रडार का प्रयोग यहाँ पे बताना है। तो रडार का प्रयोग देखिए, वायुयान जैसे वस्तु की पहचान व स्थिति निर्धारण करने हेतु हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या होती है वो कितनी होती है? अगर हम परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या की बात करें तो वो कितनी होती है? वो 10⁻⁻10 मीटर की होती है। और यहीं पर जो परमाणु होती है उसके नाभिक की बात करें तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी हो जाएगी आपकी? 1 फर्मी। और 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻15 मीटर। तो इन दोनों को मैंने एक साथ बता दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अगर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या के बारे में आपसे पूछे तो आप लगाएंगे 10⁻10 मीटर, और नाभिक की त्रिज्या के बारे में पूछे परमाणु के तो वो लगाएंगे 1 फर्मी। और 1 फर्मी कितना होता है? 10⁻15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्विक लक्ष्य पर ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम क्या है? तो एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉनों के अचानक टकराने से जो किरणें उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है? वह है एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 नाभिक में क्या होता है? तो यूरेनियम जो 235 होता है इसके नाभिक को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। इनमें कितने आपको इसमें से कौन सा सही होने वाला है? तो देखिए, इसमें प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की बल संख्या जो होती वो कितनी होती? 235 होती, इसीलिए इसका नाम क्या है? 235। नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक के ताक्षणिक विघटन की जो परिघटना है वो क्या है? एक भारी नाभिक के ताक्षणिक विघटन की जो परिघटना है वो क्या है? विघटनाभिका। यह विघटनाभिका कहलाती है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में नाभिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो तरंग होती है या किरणें होती है वो कौन सी होती है? तो जो परमाणु होते हैं उनमें नाभिक परिवर्तन के जो फलस्वरूप कौन सी किरणें होती हैं? वो हो जाएगी गामा किरणें। नेक्स्ट है, यूरेनियम के दो समस्थानिक कौन कौन से? यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, इसमें क्या होता है? तो इनमें बात करें तो इनमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का प्रयोग। तो जो रेडियो कार्बन विधि होती है जिससे हम काल निर्धारण करते हैं, इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है?
तो जो जीवाश्म होते हैं इनकी आयु निर्धारण हेतु ये किया जाता है किसका? रेडियो कार्बन विधि का। याद रखिएगा, जीवाश्मों की जो आयु होती है इनके लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जो जीवाश्म होते हैं उनकी आयु के निर्धारण के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी की अगर आयु हमें निकालनी हो तो उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम काल निर्धारण विधि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समृद्ध इनरिच्ड यूरेनियम निम्नलिखित में से किस समस्थानिक में समृद्ध किया जाता है? यानी कि ऐसा कौन सा यूरेनियम का समस्थानिक है जो कि समृद्ध है? तो हो जाएगा यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है? नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है? द्वितीयक न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनक या ब्रीडर रिएक्टर वह है जिसमें क्या होता है? जो ब्रीडर होता है रिएक्टर में उसका काम क्या है या उसमें क्या होता है? तो उसमें देखिए जो विखंडनीय पदार्थ होते हैं, विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है उत्पादन उससे अधिक होता है। जो ब्रीडर रिएक्टर होता है ना उसमें जितना विखंडन होता है उससे जितनी खपत होती है उससे उत्पादन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा निकलने का कारण क्या है? परमाणु विस्फोट होती है उसमें जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक निकलती है, इसका कारण क्या है? तो इसमें क्या होता है, जो द्रव्यमान रहता है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जिसके कारण यहाँ से बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट है, सूर्य में ऊर्जा के जनन की प्रक्रिया क्या है? जो सूर्य में ऊर्जा जो होती है बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें किस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन के संलयन। हाइड्रोजन के संलयन से यहाँ पर ऊर्जा बनती है किसमें? सूर्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आइंस्टाइन की खोज क्या है? आइंस्टीन ने किसकी खोज की थी? तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव और सापेक्ष सिद्धांत, इन दोनों की जो खोज है वो किसके द्वारा किया गया था? आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। और इनको जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसके लिए इनको नोबेल भी मिला है। नेक्स्ट है, जिस मंदाकिनी में सौर मंडल है उसका नाम क्या है? तो जो सौर मंडल है वो एक मंदाकिनी में स्थित है। वो किस मंदाकिनी में है? तो वो है मिल्की वे, आकाशगंगा में है। नेक्स्ट है, सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगने वाला समय क्या है? तो सूर्य के अलावा जो पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो देखिए यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने में कितना लगता था? 8 सेकेंड लगभग लगता था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? तो वो कितना समय लगता है? 4.2 ईयर लगता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल में नहीं है? तो इसकी बात करें तो देखिए हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, लेकिन ये निहारिकाएं ये ब्रह्मांड में स्थित है, सौर मंडल में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन से ग्रहों के उपग्रह उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं? तो कौन से ग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा नहीं करते हैं? देखिए आंसर क्या होगा, ये बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र जो है इनके उपग्रह इनकी परिक्रमा नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, हमें सदैव चंद्रमा का एक ही पार्श्व दिखाई देने का कारण क्या है? देखिए हमें चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्श्व दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की अवधि के बराबर होती है। तो देखिए जिस साइड मान लीजिए ये
ये चंद्रमा है, इस साइड हमें दिख रहा है और ये हमारी पृथ्वी है। हालांकि ठीक है, ये इस साइड घूम रही है तो हमारी पृथ्वी भी इस साइड घूम रही है, तो इसके सापेक्ष दोनों, इसीलिए हमेशा यही वाली साइड हमें दिखती है, क्योंकि ये जितनी घूमती है हमारी पृथ्वी भी उतनी ही घूमती है। ओके, तो यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करनी है। तो देखिए, सीसा का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद तांबा का होता है, उसके बाद होता है स्वर्ण का, और उसके बाद होता है प्लेटिनम का। यानी कि आपको देखना है, सॉरी, बढ़ते क्रम में देखना है। ओके, यानी कि प्लेटिनम का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है, फिर स्वर्ण का होता है, और फिर तांबे का होता है, और सबसे कम होता है शीशे का सबसे कम होगा, और सबसे ज़्यादा किसका? प्लेटिनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न तरंगदैर्ध्य की निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों पर विचार कीजिए। इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आरोही क्रम में जमाना है, बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। तो सबसे कम जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो किस में होती है? सबसे कम एक्स किरणें में होती है, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा होती है पराबैंगनी किरणों से, और पराबैंगनी किरणों से ज़्यादा होती है सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव से, और सबसे ज़्यादा विद्युत चुंबकीय तरंग किस में होती है? रेडियो तरंग में होती है। नेक्स्ट है, एक्स किरणें वास्तव में क्या होती हैं? तो एक्स किरणें हैं जो कि वास्तव में कैसी होती है? ये होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। एक्स किरणें वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को लगभग 100 केल्विन तापमान पर अति चालक के रूप में काम में लाया जा सकता है? तो ये होगा सिरेमिक को यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ अर्धचालक हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक्लिप्टिक क्रांतिवृत्त शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? एक्लिप्टिक जो शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पर किसके लिए होता है? वर्ष भर के दौरान आकाश में सूर्य के पथ के लिए करते हैं। यानी कि एक वर्ष के दौरान हमारी जो आकाश होती है उसमें जो सूर्य का पथ यानी कि उसका रास्ता, उसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक्लिप्टिक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान के उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न कक्ष में आने पर उसका वेग क्या होता है? तो अंतरिक्ष यान जो होती है उसको उच्च परिक्रमा कक्ष से निम्न परिक्रमा कक्ष तक आने में उसकी जो वेग होती है वो क्या होगी? वो बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 में विखंडन तब होता है जब क्या? मंद गतिक न्यूट्रॉन का परिग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम के बारे में बताना है। तो पढ़िए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से हाइड्रोजन बम के बारे में आपको क्या सही लगता है? तो इसकी बात करें, हाइड्रोजन बम क्या होती है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित होती है। ठीक, संलयन अभिक्रिया पर तो आधारित होती है, लेकिन वो भी अनियंत्रित, जिसका में नियंत्रण नहीं किया जा सकता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सिग्नलों आयाम मॉडुलस एवं आवृत्ति मॉडुलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों के लिए विकल्प उत्तरों में सही को चुनिए। जो रेडियो सिग्नल होते हैं उनमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उनके बारे में आपको कौन सा सही होगा वो यहाँ पर बताना है। देखिए, यहाँ पर आप चूज करेंगे, उसके बाद नीचे इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, तो देख लीजिए कौन कौन सा इसके लिए सही होगा। किसके लिए? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो तरंग के लिए।
तो इस क्वेश्चन की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चलिए देखते हैं पहले। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, रेडियो तरंगें वायुमंडल की आयनिक परतों से वापस आ जाती है। ठीक, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है वो रेडियो तरंगें जो होती है वायुमंडल की जो आयनिक परत होती है वहां से वापस आ जाती है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो तरंगें आयनिक परतों का वेधन करती हैं। जो आयनिक परतें होती हैं वो उसका वेधन करती है। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है वो वापस आ जाती है और जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है वो वेध कर लेती हैं। तीसरा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन प्रेषण दर्श रेखा आधार पर संबंध होती हैं। ये देखिए, ये तीनों सही हो जाएगा आपका। लास्ट वाला आपका रॉन्ग है। क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो तरंगों की तुलना में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो तरंगों की आवृत्ति बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी सही होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कण प्रति कण है? यानी कि मान लीजिए अपोजिट कहना चाहिए, जैसे प्लस है तो दूसरा माइनस होता होगा, ऐसा कौन सा है? तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन क्या होता है? प्लस होता है। तो इसको कहा जाता है कण प्रति कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर न्यूक्लियस में प्रोटॉनों के मध्य परस्पर स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? तो क्या हो जाएगा इसका? नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होता है। तो एक स्थिर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों की मध्य स्थिर वैद्युत बल होते हैं वो क्या होती है? नाभिकीय बल की अपेक्षा निर्बल होती है। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? कोबाल्ट 60 की बात करें तो इसमें गामा रेज निकलती हैं। ठीक, याद रखिएगा, कोबाल्ट 60 से गामा रेज निकलती हैं। नेक्स्ट है, छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टैपिंग। चलिए, नेक्स्ट है, अति हानिकारक अल्ट्रावायलेट, यूवी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणें कौन सी है? कौन सी सबसे ज्यादा हानिकारक है? तो अल्ट्रावायलेट जो सी है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक दी हुई है और उनका आविष्कार दिया हुआ है, इसको यहाँ पर मैच करना है। कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है? चलिए एक एक करके देखते हैं। जी मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का किया था। J.L. बेयर इन्होंने किया था टेलीविज़न का। और ग्राहम बेल ने किसका किया था? किसका उनके द्वारा किया गया था? टेलीफोन का। और थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन का किया था। बल्ब का भी किया था। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बार और देख लेते हैं ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। J.L. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, थॉमस अल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का किया था। नेक्स्ट है, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे बचाती है? जो ओजोन परत होती है हमें कौन सी किरणों से हमारी रक्षा करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों से। और सबसे हानिकारक कौन सी अल्ट्रावायलेट किरणें होती है? UVC, ये सबसे हानिकारक होती है। नेक्स्ट है, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त जो उपकरण है वो क्या है? तो वो हो जाएगी आपकी अल्टीमीटर हाइट मापती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक H की विमा किसके समान होती है? विमाएं कौन सी? जो MLT के फॉर्म में होती है ना वो, तो किसके समान होगी? देखिए, प्लांक नियतांक की जो विमा होती है ना वो कोणीय संवेग के समान होती है। और कितनी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ल के दांत आमतौर पर किस उम्र सीमा में पैदा होती है? जो हमारी विजडम टीथ होती है ना वो कौन सी एज में यहाँ पर आती है? तो ये आती है 17 से 13 ईयर्स के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का शोधक था, यानी कि एक्सरे जो है उसके आविष्कारक कौन थे, आविष्कार किसने किया था? तो वो हो जाएंगे आपके रॉन्टजन। रॉन्टजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। नेक्स्ट है, एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। जो एक्स किरणें होती है ये मानव अस्थि को पार नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट है, फोटॉन के साथ संबंध ऊर्जा कितनी होती है? फोटॉन जो उसके साथ ऊर्जा कितनी होती है? लास्ट ऑप्शन ईटा। नेक्स्ट है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने की थी। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? उसको भी कहा जाता है रमन इफेक्ट, और वो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए था। नेक्स्ट है, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो जो टीवी रिमोट कंट्रोल होती है जिनमें कौन सी किरणें होती है? अवरक्त किरणें होती हैं। उनमें कौन सी तरंग होती है? सूक्ष्म तरंगें होती हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं? ऐसी कौन सी किरणें हैं जिसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है? वो है गामा किरणें। गामा जो किरणें होती है ना उसकी लंबाई जो होती है बहुत कम होती है।